ओके। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक स्टोरी। ठीक है, देखते हैं स्टोरी में क्या है। दूर कहीं गांव पर देश में एक गांव हुआ करता था। नाम था भूबिज। और भूबिज में एक बच्चा रहता था, एक ऑर्क बच्चा। ऑर्क एक प्रजाति है, इमेजिनरी प्रजाति है। ठीक है, वो हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता था। ठीक है, उसी गांव में एक आंटी मीट काट रही थी, मटन काट रही थी। मीट, मटन, चिकन जो भी हो, एक मांस का टुकड़ा को काट रही थी। वो आंटी क्या कर रही थी, उसने मटन के उसने मांस के टुकड़े को हवा में फेंक दिया। और जो छुरी था, उस छुरी से उस मांस के टुकड़े को नीचे गिरने का इंतजार किया और उस छुरी से बहुत ही तेजी से हवा में इधर उधर घुमाया, काटा। और वो सारा मांस का टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। वही जो लड़का दौड़ रहा था, वो बच्चा जो दौड़ रहा था, वो उधर से गुजरा और उसने दौड़ते हुए अपने मुंह से एक मांस का टुकड़ा पकड़कर वो भाग गया। वो भागने लगा। आंटी ने देखा और फिर उसने उस बड़े से छुरी से जिससे वो मांस काट रही थी उसको मारने के लिए उससे वो फेंका। ठीक है, लेकिन वो बच्चा दौड़ता चला गया। उसी गांव में रास्ते में कुछ लोग अपने घर बनाने के लिए बड़े बड़े लट्ठे ले जा रहे थे। लट्ठे मतलब पेड़ के टुकड़े ले जा रहे थे। और वो बच्चा जो दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, उसने आगे में नहीं देखा कि वो लोग जा रहे हैं और उससे टकरा गया। फिर टकराया तो फिर उससे जो आदमी ले जा रहा था वो बोला कि मैं तुम्हें अगर फिर से मैंने अगर तुम्हें देखा तो फिर तुम्हारा खैर नहीं। खैर, वो बच्चा उसी गांव में कहीं पर घास, क्या बोलते हैं उसको, चावल जो रोपते हैं, अनाज धान जो था वो धान खा रहा था। और धान पककर तैयार हो गई थी और उसको वो किसान काट रहा था। ठीक है, तो उधर से दौड़ता हुआ वो बच्चा निकला और फिर साइंस से उधर से पार हो गया। ठीक है, तो वो लोग जो धान काट रहे थे वो बोला कि ये बच्चा इधर इतना दौड़ता क्यों रहता है हमेशा। तो उसने बोला कि पता नहीं, लेकिन इसके दौड़ने से जो चिड़ियाँ हम लोगों के चावल खा रहे हैं वो भाग जाते हैं, तो अच्छा ही है। तो वो बच्चा दौड़ता हुआ जंगल में पहुंचा और जंगल में आसपास जो चिड़ियाँ चिड़ियाँ वगैरह थे वो भी उसके दौड़ने से दौड़ते हुए आने से इधर उधर उड़ने लगे। फिर उसी जंगल में एक सुअर कुछ खा रहा था। ठीक है, तो सुअर खा रहा था और जंगली सुअर का शिकार करने के लिए दो बच्चे इत्मीनान से तैयारी से छुपे हुए थे। फिर जैसे ही वो लोग आगे बढ़े उसे मारने के लिए, इससे पहले कि वो लोग सुअर को मार पाते, वो बच्चा जो जिसका नाम गुल था वो दौड़कर आगे निकला और उसने जंगली सुअर को डरा दिया। फिर वो जो उसका शिकार करने के लिए बच्चे आए हुए थे, उनको उनको बहुत गुस्सा आया गुल पर। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वो जंगली सुअर रुक गया है। फिर रुक गया है तो फिर ये दोनों को लगने लगा कि अब हम लोग इसका शिकार करेंगे। लेकिन वो जंगली सुअर रुक कर फिर गैस अपना छोड़ दिया। वो जंगली सुअर, तो ये दोनों को और गुस्सा आ गया कि ये एक तो ये स्टूपिड पिग है, वो जंगली सुअर है और ऊपर से गैस छोड़ रहा है। तो ये उसको मारने के लिए आगे बढ़े। इतने में गुल कहीं पर पहुंचा और जो इतना तेज़ी से दौड़ रहा था, तो इसके इतना तेज़ी से दौड़ने से उसका सर घूमने लगा। खैर, वो पहुंचा एक पहाड़ के सामने पहुंचा और फिर वो सोचा कि आज मैं इस पहाड़ पर चढ़ूंगा। और फिर वो गुल दौड़ते दौड़ते जंगल में उस पहाड़ की ओर चढ़ने लगा। वो दाएं हाथ से पकड़ता, फिर बाएं हाथ से पकड़कर फिर वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। फिर चढ़ते चढ़ते अचानक वो गिरते गिरते बचा। तो अचानक नीचे वो गुल देखता क्या है कि एक आदमी आके उस पहाड़ को अपने मुक्के से मार रहा है और उसे गिरा रहा है। पता नहीं क्यों, लेकिन
उसके वो जो हल्क जैसा जो आदमी था वो उस प्रजाति का, ऑर्क प्रजाति का, वो उस पे पहाड़ पे मुक्का मार रहा था और ये गुल जो पहाड़ चढ़ रहा था वो गिरते गिरते बचा। तो अब इस गुल को लगा कि ये तो एक चैलेंज हो गया है, तो मुझे तो अब इस पे चढ़ना ही पड़ेगा। तो वो और तेज़ी से पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा। फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ के उसे पूरा गांव और वो सनसेट दिखाई दिया जहाँ से सूरज डूबने वाला था। फिर उसने ज़ोर से पहाड़ के ऊपर चिल्लाया, आई एम गुल। गुल उसका नाम था, ठीक है। तो फिर इसके बाद वो दृश्य देखते देखते वो सूरज के डूबते हुए को देखते देखते वो वहाँ पर आराम करने लगा। और इसके बाद फिर अचानक उसे याद आया कि अरे ये तो शाम होने चला। तो फिर शाम होते होते वो शाम को ऐसा था कि शाम को सब लोग ऑर्क में एक गैदरिंग होते थे, एक मीटिंग होते थे। तो मीटिंग में सब लोग एक जगह आए और फिर मीटिंग में ऐसा होना था कि सबको अपना अपना शिकार ला के दिखाना था। वो जो बच्चों को शिकार करने के लिए भेजा गया था, वो लोग अपना शिकार पूरे ऑर्क ग्रुप के जो पीपल थे उसके सामने, और ग्रुप के जो लोग थे उनके सामने अपना टैलेंट दिखाने का टैलेंट प्रस्तुत कर रहे थे। तो सबसे पहले 4 बच्चों का वो टैलेंट हंट प्रोग्राम था, ठीक है। और उसमें से सबसे पहले चारों में से एक जो बच्चा था वो गायब था और जो चौथा बच्चा था उसका नाम था गुल, ठीक है। तो गुल को अचानक याद आया, गुल तो पहाड़ चढ़ रहा था और इधर उधर दौड़ रहा था, तो उसे अचानक याद आया कि मुझे एक शिकार करके सबके सामने लेके जाना है। तो उसने वो वापस आते आते उसे देखा कि एक रास्ते में खरगोश पड़ा हुआ है और खरगोश को उसने सोचा कि मैं इसी को लेते जाऊंगा। उसने अपना हाथ फैलाया और दौड़ते दौड़ते उस खरगोश को पकड़ लिया। फिर सब लोग गुल का इंतज़ार कर रहे थे। खैर वो दौड़ता दौड़ता आया और अचानक फिर आके मीटिंग में आके बोला कि मेरा नाम गुल है। इतना दौड़ के जो आ रहा था तो उसके अंदर एड्रेनलिन रश था, ठीक है। तो वो पूरे ही मतलब एक्साइटेड होकर के वो आके बताता है कि मैं आ गया हूँ। फिर सब लोग जो वहाँ पर मेंबर लोग थे, जितने भी उस प्रजाति के और प्रजाति के, वो लोग उसको पलट के देखते हैं और सब लोग देखते हैं। तो और वो उनका जो सरदार था, वो भी जो चीफ था, वो भी उसको देखता है कि ये एक तो लेट आया है, ऊपर से ये हल्ला कर रहा है, ठीक है। तो ये एक प्ले स्टोर पे, मोबाइल प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे एक वेबटून करके एप्लीकेशन है, उसमें कॉमिक्स वगैरह आता है। तो उसमें आप ये गुल नाम का देख सकते हो, है ना। ठीक है, चलो फिर तो बच्चे जो होते हैं वो खेलते ही हैं, हमेशा उछलते कूदते रहते हैं इधर उधर। ये कहानी पर बताने का पर्पस भी यही था कि बच्चे जो होते हैं वो हमेशा अ, खेलते हैं, उछलते कूदते धमा चौकड़ी मचाते हैं, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा था, पहले के समय में ऐसा होता था कि बच्चों का बाल विवाह कर दिया जाता था, है ना। 14 साल में, 12-13 साल में ही उनका शादी कर दिया जाता था। तो फिर उन्हें खेलने वगैरह का मौका नहीं मिलता था। तो आप जानते हैं शादी के बाद हर एक दुनिया के हर एक क्षेत्र में, हर एक रीजन में, यहाँ तक कि भारत के ही अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जैसे गुजराती है, मराठी है, तमिल है, बंगाली है, ठीक है। ये लोग का शादी होकर के फिर ये लोग कपल के रूप में रहते हैं, ठीक है। पहले बचपन में ही विवाह होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब ठीक है, उम्र शायद लड़कों का 21 साल है और लड़कियों का 18 साल है। अभी पता नहीं, अभी लेटेस्ट में अभी अपडेट कुछ हुआ होगा इधर हाल फिलहाल में। तो इतना मिनिमम उम्र है, इसके बाद ही अभी शादी होता है। तो कुछ लोग शादी कर लेते हैं और कुछ लोग का जैसे भगत सिंह है या राजगुरु है या सुखदेव है या चंद्रशेखर आज़ाद है। तो कुछ लोग या स्वामी विवेकानंद है, कुछ लोग अपना रास्ता चुनते हैं
दाम्पत्य जीवन चुनते हैं और कुछ लोग अपना जीवन किसी और चीज़ पे, किसी और लक्ष्य पे निर्धारित करके उस रास्ते पे निकल पड़ते हैं। खैर, तो आप अभी ये बिल्कुल भी नहीं जानते हो कि 10 साल बाद आपका क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग अपना टॉपिक पे कूदते हैं। बहुत हो गया इधर उधर, हम इधर उधर का बात करना, जो बैकग्राउंड देना था मतलब, उस पर हम लोग चले गए थे थोड़ा सा। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो शुरू करेंगे। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब हम लोगों ने देखा था ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, तो उसमें पिछले क्लास में नहीं, क्लास 10 में मैंने बताया था। तो ये एक हल्का सा बेसिक्स है कि ह्यूमंस में 11 तरह के सिस्टम होते हैं, है ना। 11 तरह में से सिर्फ एक सिस्टम होता है ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड का जो सर्कुलेशन है, हार्ट वगैरह जिसमें है, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। फिर स्केलेटल सिस्टम हो गया, जिसमें बोन्स वगैरह रहते हैं। फिर इंटेगुमेंट्री सिस्टम हो गया, है ना, जिसमें स्किन रहते हैं, जिससे हम लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिससे हम लोगों का खाना पचता है। और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो हम लोगों अभी पढ़ेंगे ही। फिर एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसमें सारा आपके ग्रंथि वगैरह, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह आपके रहते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गया, है ना, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, ये सब क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। फिर यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, खाना पचाने के बाद जो भी वेस्ट निकलता है, इसको हम लोग शरीर से बाहर कैसे करते हैं, उसके लिए एक्सक्रीटरी या यूरिनरी सिस्टम है। नर्वस सिस्टम है, आप किसी को टच करते हो या कोई चीज़ हाथ में पकड़ते हो तो वो आपको महसूस होता है। आपका जो मौसम है, गर्मी है या ठंडा है, ये कैसा है, ये कैसे पता चलेगा, आपका नर्वस सिस्टम से फील होगा, है ना। नर्वस सिस्टम में ही आइज़ आएंगे, नोज़, ईयर, ये सब आएंगे, ठीक। फिर लिम्फेटिक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। इम्यून सिस्टम मतलब डिफेंस सिस्टम, जैसे आपने खाना खाया या फिर बाहर के बैक्टीरिया वायरस से आपके शरीर को बचाने के लिए, या फिर खाना या पानी पिया, उसमें कुछ बैक्टीरिया है, तो वो आपके शरीर में अंदर तो आते तो हैं, लेकिन वो आपको बीमार नहीं कर पाते, है ना। तो बीमार इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका सेल में जो, आपके बॉडी में जो इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम है, वो आपको बचा कर रखता है। और मस्कुलर सिस्टम है, जितने भी मांस हैं हाथ के, पैर के, है ना, गर्दन के, पीठ के, ये सब मसल सिस्टम हम लोगों का मस्कुलर सिस्टम में आता है, ठीक। ये एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस बोलोगे, आउट ऑफ टॉपिक बोलोगे, कि हर एक जो बॉडी है उसका अपना एक टाइम है ना। जैसे बावल मूवमेंट जो है, 10:30 बजे के बाद तुम्हारा जो बावल मूवमेंट है, बावल मूवमेंट मतलब खाना जो खाया है वो तुम्हारा अब धीरे धीरे वो धीमा हो जाएगा आगे बढ़ना, ठीक है। दिन में जो है वो तुम्हारा जैसे खाना खाए वो पच के आगे चला जाता है, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ बाहर निकल जाता है। लेकिन रात में 10:30 बजे के बाद बावल मूवमेंट जो है वो कम हो जाता है। फिर और भी इसमें तो नहीं है, शायद 3 बजे सुबह तुम्हारा हार्ट सबसे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। और भी बहुत सारा है, जैसे यहाँ 5 PM में है कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी और मसल स्ट्रेंथ। देखो 5 PM में सबसे ज़्यादा तुम्हारा मसल स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है। क्या तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम लोग बात करेंगे, ये जो तुम्हारे चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल्स में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और मेल्स में अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग क्लास 12 के ये मार्किंग स्कीम की बात करें तो 5 यूनिट है, ठीक। 5 यूनिट में से रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है, रिप्रोडक्शन का जो यूनिट है, इसमें 3 चैप्टर हैं, ये 16 मार्क्स है, ठीक है। और यूनिट 7 जो है, जैसे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये 20 मार्क्स का, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में है, ठीक है, ठीक। और भी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 12 नंबर, फिर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन 12 नंबर, इकोलॉजी इन्वायरमेंट 10 नंबर। तो जब भी पढ़ना शुरू करोगे तो पहले 1 यूनिट ख़त्म करोगे, फिर 2 यूनिट ख़त्म करोगे, ठीक है। 2 यूनिट ख़त्म करके फिर उसको रिवाइज करोगे, ठीक। तो ऐसा इसलिए करोगे कि क्योंकि सारा का सारा पढ़ना जाओगे तो फिर तुम्हारा
वो कुछ नहीं हो पाएगा। तो यूनिट 6 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये वाला वीडियो आप देख चुके हो, ठीक है, 5 पार्ट में है। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग शुरू करेंगे। ये वाला जो पैराग्राफ है ये हम लोगों ने किया था पिछले पार्ट में। अब बुक की बात, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुम्हारा जो ये चैप्टर है उसमें अगर ओवरव्यू हम लोग देखें, ओवरव्यू देखेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर गैमेटोजेनेसिस है। गैमेटोजेनेसिस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आखिरकार प्रोड्यूस क्या होगा, स्पर्म प्रोड्यूस होगा, है ना। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आखिरकार प्रोड्यूस क्या होगा, ओवा प्रोड्यूस होगा। तो वो कैसे बनता है ना, ओवा कैसे बनता है या स्पर्म कैसे बनता है, उसी को बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। oogenesis oocyte बनने के लिए oocyte को बोलो या फिर ओवा बोलो, एक ही बात है। स्पर्म बनने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन देखेंगे क्या होता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है, फिर प्रेगनेंसी है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, और लास्ट में पार्ट्यूरेशन और लैक्टेशन है, ठीक है। पार्ट्यूरेशन बोलते हैं चाइल्ड बर्थ को, ठीक। तो वही चीज़ है, ये भी वही है। इसको वैसा कर सकते हो या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल सकते हो। 7 टॉपिक में वो भी था, अब 7 टॉपिक में ये भी है। दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल सकते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, फिर oogenesis है, स्पर्मेटोजेनेसिस, फिर फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट और पार्टिलेशन, एक ही बात है, ठीक। अगर थोड़ा सा हम लोग इसको ज़्यादा रिफाइन करेंगे, है ना, तो 9 टॉपिक निकल के आते हैं। इसमें क्या है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक। इसके बाद माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है किसका, टेस्टिस और ओवरी का, ठीक है। इसके बाद गेमेटोजेनेसिस है। गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब जो स्पर्म प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है, और oogenesis मतलब तुम्हारा ओवा प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस होगा टेस्टिस में और oogenesis होगा किस में, ओवरी में, ठीक है। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसको पीरियड भी बोलते हैं, फीमेल में होगा ये। फिर फर्टिलाइजेशन है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट तुम लोगों को पढ़ना है सिर्फ ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक, ठीक है। फिर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन वो जो जाइगोट बना, वो जाइगोट माँ के गर्भ में वो इम्प्लांट होगा। जैसे पौधा हम लोग लगाते हैं ज़मीन में, वैसा ही वो जाइगोट जो सिंगल सेल का था वो इम्प्लांट होके माँ के गर्भ में या फिर वूम्ब में या यूट्रस बोलेंगे उसको, ठीक है, उसमें जाके वो प्लांट हो जाएगा, ठीक। तो फिर वो क्या होगा, वो महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, वही प्रेगनेंसी है। और फिर प्लासेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये इसका एलिमेंट्री आइडिया तुम लोगों को लेना है। फिर पार्ट्यूरेशन का एलिमेंट्री आइडिया लेना है, बेसिक बताना है। पार्ट्यूरेशन बोलेंगे किसको, चाइल्ड बर्थ को। और लैक्टेशन को, लैक्टेशन बोलते हैं मिल्क के निकलने को, ठीक है। इसका भी एलिमेंट्री आइडिया मतलब हम लोगों को थोड़ा सा ही ऊपर ऊपर से देखना है, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो ये 7 जो है तुम्हारे टॉपिक्स हैं, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। आर यू अवेयर ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। अब ह्यूमन जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एक वर्ड है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मतलब जो तुम्हारा 2 पेरेंट का जिसमें यूज़ होता हो। जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे है तुम्हारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल क्या है, जैसे कोई कोई फिश है, ठीक है। तो फिश क्या करते हैं कि एग दे देंगे बाहर में तुम्हारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, फिर उसके ऊपर जा कर के दूसरे मेल फिश जो है वो तुम्हारा अपने स्पर्म्स को फैला देंगे। तो वो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, वो तुम्हारा एसेक्सुअल हो गया, ठीक है, ठीक। फिर किसी किसी में तुम्हारा जैसे ये हो गया, किसी किसी लीजार्ड में, जैसे न्यू मैक्सिको विपटेल है कि नहीं। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो ये देख लेना तुम, टेम्परेचर कम या ज़्यादा रहने पर मेल या फीमेल डिसाइड होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई केस ह्यूमंस में तो नहीं है, ठीक। लेकिन क्या बोलेंगे, ये तुम्हारे लिजर्ड के केस में या फिर स्नेक के केस में ऐसा होता है कि
या फिर टर्टल के केस में, ठीक है, कि उसने अंडा दे दिया, फिर अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वो मेल बन जाएगा, अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम है तो फीमेल बन जाएगा, ठीक है, या वाइस वर्सा भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स अपने आपस में सेक्स करेंगे और फिर उसके बाद फिर वो बेबी का प्रोडक्शन होगा। विवी पेरस जान रहे हो? विवी पेरस जो लोग चाइल्ड को ये प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं विवी पेरस। फिर जैसे हैंस वगैरह, चिकन, मुर्गी वगैरह जो हैं वो क्या देते हैं? वो तो अंडे देते हैं, तो वो ओवी पेरस हो गए, ठीक। रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है ये क्या क्या है, इसका एक प्रोसेस दिया है। सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होगा, ठीक है, स्पर्म बनेगा मेल्स में, ओवम बनेगा फीमेल में। इसके बाद क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन यही सेक्स है मेल में, मेल और फीमेल। ह्यूमंस के केस में यही सेक्स है ना। ट्रांसफर होगा स्पर्म किस में? फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक, इसी को इंसेमिनेशन बोलेंगे। इसके बाद वो स्पर्म फीमेल ट्रैक्ट में जाने के बाद फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, इसको क्या बोलेंगे? इसी को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ठीक। इसके बाद क्या होगा? लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अच्छा देखो, ये तुम्हारा स्पर्म जो है वो एक सेल है और ओवा जो है वो भी एक सेल है, ठीक। लेकिन दोनों फ्यूज हो करके कितना सेल बनेंगे? वो फिर वापस से वो एक ही सेल बनेंगे, ठीक, उसको बोलेंगे जाइगोट। दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो वो जो प्रोसेस होगा, एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल, नहीं, एक से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से आठ सेल, फिर 8 से 16 सेल, इस तरह करते करते फिर वो तुम्हारा पूरा का पूरा बेबी बनता है, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वाल। यूटेराइन वाल बोलेंगे किसको? उसी यूट्रस को, वाल, यूट्रस के वाल को, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा, उसको बोलेंगे गेस्टेशन। एंड डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्ट्यूरेशन, ठीक, ये सब था। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो गया, ठीक। स्पर्म होगा किसमें? मेल के केस में, और ओवम होगा फीमेल के केस में। ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इंसेमिनेशन, ठीक, एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल फर्टिलाइजेशन, फीमेल गैमेट, इसी को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या था? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। आगे समझोगे ब्लास्टोसिस्ट क्या है। 16 सेल स्टेज, जब जाइगोट बन के डिवाइड होते होते 16 सेल स्टेज तक पहुंचता है, तो 16 सेल स्टेज को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। फिर ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? यूट्राइन वाल में जाके इम्प्लांट हो जाता है। ये सब हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को गेस्टेशन बोलते हैं और डिलीवरी ऑफ बेबी को पार्ट्यूरेशन, ठीक है। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर आफ्टर पबर्टी। अब पबर्टी होते हैं बच्चे जो हैं, तो खेलने कूदने का उम्र है उनका 7-8 साल से। फिर तो इसके बाद क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा था कि गर्ल्स में 11 से 13 ईयर्स और बॉयज़ में शायद 13 से 15 ईयर्स, एक ईयर का आगे पीछे हो सकता है, ये देख लेना। लेकिन गर्ल्स में 2 साल या 1 साल पहले आता है पार्ट्यूरेशन, 11 टू 12 ईयर्स, और फिर बॉयज़ में 13 टू 15 ईयर्स, ऐसे करके है। तो इस ईयर में पबर्टी होने के बाद फिर रिप्रोडक्टिव इवेंट शुरू होते हैं। जैसे स्पर्म प्रोडक्शन 7-8 साल के बच्चे में नहीं होगा, ठीक। स्पर्म प्रोडक्शन कब शुरू होगा? आपके 14 या 15 साल के बच्चे के उतना बड़ा होने के बाद। फिर फीमेल में भी जो एग है वो ओव्यूलेशन शुरू नहीं होगा, ठीक है, एग प्रोडक्शन शुरू नहीं होगा, एग उसमें रहेगा, ठीक है, आगे डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन एग तुम्हारा ओव्यूलेशन होगा कब? पवर्टी पहुंचने के बाद। There are remarkable differences between the reproductive event in male and in female. For example, sperm formation continues even in old men. अब देखो, sperm formation जो है वो
बूढ़े लोगों में भी जब तक वो आदमी जिंदा रहेगा तब तक उसमें स्पर्म प्रोडक्शन होता रहेगा, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। लेकिन ओवम का जो प्रोडक्शन है वो एक एज के बाद 50 ईयर्स के आसपास होने के बाद उसमें फीमेल में फिर वो ओव्यूलेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है, मतलब एक का प्रोडक्शन वो स्टॉप हो जाता है। बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस in women around the age of 50 years. Let us examine the male and female reproductive system in humans. अब हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। अच्छा, एक बात और, इसको देखने से पहले डिलीवरी और बेबी पार्टूरेशन जो है, चाइल्ड बर्थ जो है, इस पे एक वीडियो है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये था पार्टूरेशन का एक वीडियो, मतलब चाइल्ड बर्थ को स्टिमुलेट कर रहा था कि अगर क्या कोई किसी मेल को चाइल्ड बर्थ होता तो उसको कैसा पेन होता, ठीक है। ये एक वीडियो था, वो बीच में था, तो वो ठीक है। अब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन देखो, पेल्विस रीजन यहाँ पर मैंने दिया होगा। स्केलेटल सिस्टम में दो गर्डल होते हैं, एक पेल्विक गर्डल, एक पेक्टोरल गर्डल। आपके जो हाथ है वो आपके पेक्टोरल गर्डल से जुड़े हुए हैं और आपके जो पैर हैं, ठीक है, वो पेल्विक गर्डल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये मैंने बताया। तो फीमेल और मेल में पेल्विक गर्डल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, चाइल्ड बर्थ को पार्टूरेशन को के लेके, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि फीमेल में थोड़ा सा पेल्विक गर्डल बड़ा होता है और मेल्स के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक। इसके बाद कहाँ गया, एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये हम लोगों ने पढ़ा। कहाँ चला गया, अभी तो यही था। Male reproductive system located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with accessory duct, gland and external genitalia. ठीक है, तो it includes a pair of testes. अब फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव में एक उसमें पेल्विस रीजन में होता है और उसमें टेस्टिस होता है, ठीक। टेस्टिस आप जान रहे हो, एक पेयर में होगा, ठीक है। ये जो बॉल्स होते हैं ये इसको बोलेंगे क्या, टेस्टिस, ठीक है। इसके बाद है एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट। अच्छा, एसेसरी डक्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि एसेसरी डक्ट जो है उसको क्या बोलेंगे, जो आउटलेट है, जो पाइप है, जो तुम्हारा निकला है, जैसे टेस्टिस से जो पाइप निकला था उसको डक्ट बोलते हैं। कोई भी पाइप है जो ओपनिंग है उसको डक्ट बोलेंगे, ठीक। तो एसेसरी डक्ट में इसमें और भी सारे जितने पाइप हैं वो सब मिला कर के भी एसेसरी डक्ट ही होंगे, ठीक। अब एसेसरी मतलब टेस्टिस के अलावा भी और भी ग्लैंड होंगे, ठीक है। टेस्टिस के अलावा और 4 ग्लैंड होते हैं, एक तो टेस्टिस होगा एक पेयर, और 3 एसेसरी तुम्हारे ग्लैंड होंगे जो सपोर्टिंग ग्लैंड होंगे। उसमें सेमिनल वेसाइकल है, ठीक, सेमिनल वेसाइकल भी 2 होंगे, और प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होगा। फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देखो यहाँ पर छोटा सा है, वो भी पेयर में होगा, और एक जो है टेस्टिस, ठीक। तो टोटल मिला करके 4 ग्लैंड हुए, क्या क्या, टेस्टिस हुए, सेमिनल वेसिकल हुआ, प्रोस्टेट हुआ और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हुआ। ये चारों का सिक्रीशन जाएगा किसमें, वाज डिफरेंस में, ठीक है। और जो एक्सटर्नल वाज डिफरेंस होते हुए बाहर निकल जाएगा किसके थ्रू, पीनिस के थ्रू, ठीक। यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर बताया है।
Male reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with accessory duct, gland and external genitalia. ठीक है. The testes are situated outside the abdominal cavity. अब abdominal cavity ये जो वर्ड है, ये देखो कैविटी बोलेंगे कोई भी बॉक्स को, ठीक है. तो इसमें देखो क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी में क्या रहेगा, ब्रेन रहेगा. वर्टिब्रल कैविटी में तुम्हारा जो बैकबोन है वो रहेगा. फिर प्लूरल पेरिकार्डियल कैविटी में हार्ट रहेगा, है कि नहीं. फिर लंग्स के लिए अलग कैविटी है. तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी ये बोलेंगे, ठीक, जिसमें इंटेस्टाइन वगैरह रहेगा. और ये पेल्विक कैविटी, मतलब पेल्विक कैविटी में इस तुम्हारा सिचुएटेड होगा क्या, पेल्विक कैविटी में स्क्रोटम सिचुएटेड होगा, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर. स्क्रोटम क्या होगा, वो पाउच को बोलेंगे हम लोग स्क्रोटम, जिसमें टेस्टिस है. द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी. नॉर्मल इंटरनल बॉडी कितना है, 39.8 डिग्री सेल्सियस है शायद, ठीक है. 98.6 तुम्हारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ऐसा ही कुछ है, ठीक. 98 से ज़्यादा होने पे वो कहते हैं कि अगर बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं बुखार है, ठीक है. तो उससे 2 डिग्री कम तुम्हारा टेम्परेचर रहेगा किसमें, किसका, स्क्रोटम का, ठीक है, टेस्टिस का. क्यों, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 2 डिग्री 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए. नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलेंगे स्पर्म के प्रोडक्शन को. इन एडल्ट इच टेस्टिस इज ओवल इन शेप. ओवल मतलब जो मुर्गी का अंडा होता है, ठीक है, वो गोल तो नहीं होगा. गोल मुर्गी का अंडा आपने कभी देखा है, नहीं देखा है, ठीक है. तो वो जिस शेप में रहेगा उसी शेप में टेस्टिस का भी शेप रहेगा. विथ ए लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड ए विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर. उसका लंबाई कितना होगा, 4 to 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना होगा, 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक. द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग. इसके ऊपर एक डेंस कवर रहता है, ठीक, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. इच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है. देखो यहाँ पर फिगर, यहाँ ये रहा. तो टेस्टिस के अंदर में ये जैसे ऊन का गोला आपने देखे होंगे, ठीक है, या फिर धागा आपने देखे होंगे. धागा को जब खोल करके आपस में रखा जाएगा तो कैसा गुच्छा बना हुआ रहता है कि नहीं, वो पूरा घना, ठीक है. वैसा ही अंदर में थ्रेड रहेगा, उस पाइप जैसा, पाइप का एक गुच्छा रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक, ठीक है. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. इच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो हर एक लोब्यूल्स में, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है. इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड. ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड इन इट्स इनसाइड बाय 2 types ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स, ठीक है. तो हर एक तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में देखो, जैसे ये है, ठीक, यहाँ देखो, ये जो ट्यूब्यूल का गुच्छा है, ठीक, उस ट्यूब्यूल के गुच्छे के अंदर, उस हर एक मतलब ट्यूब्यूल में, उसमें एक ट्यूब्यूल में तुम्हारा देखो, अगर उस ट्यूब को काटेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, और हर एक ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल नहीं दिखा, यहाँ सर्टोली सेल रहेंगे और मेल जर्म सेल रहेंगे, ठीक है. स्पर्मेटोगोनिया उसको बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया बोलो या फिर मेल जर्म सेल बोलो, दोनों एक ही बात है, ठीक है. The male germ cells undergo meiotic division, finally leading to sperm formation, while Sertoli cell provide nutrition to the germ cell. Male germ cell undergo meiotic division. तो सेल डिवीजन का प्रोसेस आप लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, जब मैंने सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कहा था, तो उसमें बस इतना आपको याद रखना है कि माइटोसिस जो होगा वो बॉडी के किसी भी पार्ट में
अगर सेल डिवीज़न होना है, किसी कहीं भी आपको घुटने में चोट लगती है, हाथ में चोट लगती है, ठीक है, अगर केहनी में चोट लगती है, ठीक है, हाथ पैर में कहीं भी चोट लगती है या बॉडी में कहीं भी चोट लगती है, तो वहाँ आपका रिपेयर जो प्रोसेस होगा वो किससे होगा? सेल डिवाइड करके ज़्यादा उसको रिकवर कैसे करेगा? वो तुम्हारा माइटोसिस से करेगा। ठीक, माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल ही डिवाइड होकर के कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। ठीक, और मेयोसिस में क्या होता है? एक सेल से डिवाइड होकर 4 सेल बनेंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो हाफ हो जाएगा। ठीक, बस आपको इतना याद रखना है कि मेयोसिस जो होगा वो सिर्फ टेस्टिस में होगा। ठीक है, तो मेयोटिक डिवीजन करेगा मेल जर्म सेल और स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, और सर्टोली सेल क्या करता है? उसको जर्म सेल स्पर्म सेल को या स्पर्मेटोगोनिया को उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, the region outside the seminiferous tubule called interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cell or Leydig cell। अब उसी सेमिनिफेरस ट्यूबुल में स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल के अलावा और स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के अलावा भी ये जो बाउंड्री में रेड कलर का जो है, ठीक है, बाउंड्री है, बीच बीच में ट्यूब है, ठीक है, और ट्यूब के तुम्हारे ट्यूब के चारों ओर जो सेल्स हैं वो कौन सा सेल है? स्पर्म इंटरस्टिशियल सेल है। ठीक, इंटरस्टिशियल सेल बोलो या लेडिक सेल बोलो, एक ही बात है। लेडिक सेल सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। जो एंड्रोजन है, जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस करेगा इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल, उसको क्या बोलेंगे? एंड्रोजन। Our immunologically competent cell are also present। immunologically competent cell मतलब जो डिफेंस के लिए तुम्हारे जो सेल हैं, जैसे मान लो तुम्हारे खाना में या फिर तुम्हारे खाने के थ्रू या फिर तुम्हारे किसी पानी के थ्रू का कहीं तुमने बाहर में पानी पिया या ऐसे भी जो तुमने पानी पिया, क्योंकि बैक्टीरिया तो हर जगह है कि नहीं, वायरस भी हर जगह है, तो बैक्टीरिया वायरस जब तुम्हारे बॉडी में आ जाते हैं तो वो उनसे बचने के लिए जो इम्यून सेल है ना, इम्यून सेल वो भी मौजूद रहेंगे, वो हर जगह मौजूद रहेंगे, तो वहीं इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंस सेल भी यहाँ मौजूद रहते हैं। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटेटेस्टिस, वास इफरेंसिया, एपिडाइडेमिस एंड वास डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो प्रोसेस है, ठीक है, तुम्हारा क्या क्या है? रेटेटेस्टिस, वासा इफरेंसिया, एपिडाइडेमिस और वास डिफरेंस। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया तुम्हारा क्या बोलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा, फिर रेटेटेस्टिस तक जाएगा, फिर रेटेटेस्टिस से निकलेगा, फिर वासा इफरेंसिया से तक जाएगा, फिर वासा इफरेंसिया से एपिडाइडेमिस से जाएगा। ठीक है, फिर एपिडाइडेमिस से होता हुआ वास डिफरेंस में जाएगा और वास डिफरेंस से जाता हुआ यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा स्पर्म सेल। ठीक है, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन्स इनटू वास इफरेंसिया। यही है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो है वो किस में जाके खुलेगा? वास इफरेंसिया में जाके खुलेगा थ्रू रेटेटेस्टिस, और बीच में जो है रास्ता वो रेटेटेस्टिस उसको बोलेंगे। द वासा इफरेंसिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू एपिडाइडेमिस, वही चीज़ है, लोकेटेड along the posterior surface of the testis। The epididymis leads to vas deferens that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder। अब देखो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर आप जान रहे हो, वो किडनी जो आपने देखा है, किडनी किस काम होता है? जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, वो किडनी का ये फंक्शन है। ठीक है, तो किडनी से जो ट्यूब निकला उसका क्या नाम रहे? उसका नाम है यूरेटर। ये देखो पाइप जो निकल रहे हैं ऑरेंज कलर के, ठीक है, वो यूरिन उसमें प्रोड्यूस होगा और कहाँ प्रोड्यूस होगा? ओके, जमा होगा तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये जो ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, किडनी से 2 ट्यूब निकले हैं और फिर ये ट्रायंगल जैसा जो है ये क्या है? तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर है।
ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये देखो, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर, मेल रिप्रोडक्ट। अच्छा, इससे पहले एक बात और कि मेल्स में जितने ओपनिंग है और फीमेल्स में ओपनिंग है, ये थोड़ा सा अलग अलग हो, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेल में तुम्हारे जैसे तुम्हारे बॉडी का जो जितना भी ओपनिंग है, ठीक है, जैसे कान तुम्हारे छेद हैं, ठीक है, कान के थ्रू तुम्हारा बाहर के इन्वायरमेंट से कनेक्शन है। आइस तुम्हारे बॉडी का इंटीरियर और एक्सटीरियर में, जैसे एक दरवाज़ा का एक रूम का दरवाज़ा होता है ना, वैसा ही हमारे बॉडी का भी बहुत सारा ओपनिंग है ना। तो मेल में तुम्हारा 9 ओपनिंग्स रहता है, ठीक है, और फीमेल में 10 ओपनिंग रहता है। ऐसा क्यों? तो फीमेल के केस में जो यूरिनरी सिस्टम और तुम्हारा क्या बोलेंगे उसको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसका दोनों का बाहर जो निकलने का रास्ता है वो अलग है, ठीक। लेकिन मेल के केस में क्या है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रास्ता और तुम्हारा यूरिनरी सिस्टम का रास्ता वो दोनों एक ही है, ठीक। जैसे मेल्स के लिए अगर काउंट करते हैं तो 2 कान हैं, 2 नाक है, मतलब नाक एक ही है, उसमें 2 होल्स हैं, ठीक है, और 2 आँखें हैं, 6 हो गया। एक माउथ है, 7 हो गया। फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रास्ता है, एनस है, वो 8 हो गया, और एक पेनिस के थ्रू वो रास्ता 9 हो गया, ठीक है। तो मेल में ये 9 रास्ते रहते हैं, ठीक है। लेकिन फीमेल के केस में क्या होता है, ये तो रहेंगे ही, 2 आँख रहेंगे, 2 तुम्हारे कान रहेंगे, नाक में 2 छेद रहेंगे, मुंह में रहेगा, ठीक है, एनस में एक रहेगा। तो 2 2 4 2 6 7 8, लेकिन वेजाइना में जो है, वेजाइना में एक ओपनिंग रहेगा, और तुम्हारा यूरिनरी सिस्टम का वो एक ओपनिंग रहेगा। तो वुमेन में 10 और मेल्स में 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यूरिनरी सिस्टम का जो ये यूरिनरी ब्लैडर है ना, इससे बड़ा एक इमेज था, ये एक इमेज है, ये वाला इमेज, हाँ, ये इमेज भी और ये इमेज भी। तो यूरिनरी ब्लैडर आप देख पा रहे हो, देखो यूरिनरी ब्लैडर का जो तुम्हारा आउटलेट है, ठीक है, वो भी तुम्हारा एक ही है, और जो टेस्टिस से जो रास्ता जा रहा है तुम्हारे तुम्हारे ये टेस्टिकुलर लोबुल से स्पर्म होता हुआ वास्ट डिफरेंस होता हुआ जा रहा है, ठीक है। फिर ये जो रास्ता है, ये दोनों रास्ता तुम्हारा एक ही है, ठीक। इसमें भी देखो, इसमें भी दिखाया है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये तो तुम्हारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है ना, और जो तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट तुम्हारा टेस्टिस है। तो ये टेस्टिस से जो ट्यूब निकल के आ रहा है, जिसको हम लोग वास्ट डिफरेंस बोलेंगे, है ना, वो भी आके किस में ज्वाइन हो रहा है, एक ही रास्ता में, तुम्हारा यूरेथ्रा में। और किडनी से जो यूरेटर जो आ रहा है, वो यूरिनरी से ब्लैडर में, वो भी उसका रास्ता भी तुम्हारा किस में आके कनेक्ट हो रहा है, यूरेथ्रा में, ठीक। तो आगे देखते हैं, ये तुम्हारा बात था। The epididymis leads to vast difference that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. तो ये टेस्टिस से जो रास्ता वास्ट डिफरेंस आएगा, वो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होता हुआ किसमें जाके कनेक्ट हो जाएगा, यूरेथ्रा में। It receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct. Ejaculatory duct मतलब उसमें तुम्हारा ये इजेक्ट होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। ये देखो इजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक। और रेक्टम और एनस जो पार्ट है, ये किसका पार्ट है तुम्हारा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। These urethra as the ejaculatory duct. These duct store and transport the sperm from the testis to the outside through urethra. अब ये जितने भी डक्ट हैं, ये रेटे टेस्टिस और तुम्हारा वासा एफ्रेंसिया, ये सब क्या करते हैं, इस स्पर्म को स्टोर करके रखते हैं, और ज़रूरत आने पर यूरेथ्रा के थ्रू वापस बाहर छोड़ देते हैं। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल यूरेथ्रल मीटस। तो ये जो ट्यूब का ओपनिंग है, इसको क्या बोलेंगे, इसमें नहीं दिया, इसका जो ओपनिंग है उसी को बोलेंगे यूरेथ्रल मीटस, आगे दिया होगा।
ठीक है, यूरेथ्रल मीटस। इसके बाद आगे है ये, द पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और एक्सटर्नल जेनेटेलिया मेल में क्या होता है, पेनिस। ठीक, ये जो पेनिस है ये शरीर के बाहर रहता है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इस ये पेनिस जो है इसमें स्पेशल टिश्यूज रहते हैं, वो उसको इंसेमिनेशन में हेल्प करते हैं। द इनलार्ज्ड एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड enlarged end of the penis is called the glans penis and is covered by loose fold of skin called foreskin। ये इसका जो लास्ट पार्ट है, टिप पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, ग्लैंस पेनिस। ठीक है, और इसी के ऊपर एक स्किन का कवरिंग रहेगा जिसको बोलेंगे फोरस्किन। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल कैसा रहेगा, पेयर्ड रहेगा। देखो यहाँ भी ठीक से दिया हुआ है। सेमिनल वेसिकल कैसा रहेगा, 2 रहेगा। ठीक, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा, कितना रहेगा, 1 रहेगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कितना रहेगा, ये भी 2 रहेगा। ठीक, तीन ग्लैंड यहाँ हो गया, और तुम्हारा चौथा टेस्टिस। ये 4 ग्लैंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहते हैं। मेन जो पार्ट है वो तुम्हारा टेस्टिस है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो एक पेयर हो गए, है ना। प्रोस्टेट तुम्हारा ये एक ही है, ये 2 नहीं है। ठीक, प्रोस्टेट एक ही है, और सेमिनल वेसिकल तुम्हारा 2 है, और टेस्टिस भी तुम्हारा पेयर्ड। तो 4 ग्लैंड हो गए, और तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 ग्लैंड। यही वाला यहाँ पर भी लिखा हुआ है। The male accessory gland include paired seminal vesicle, a prostate, and paired bulbourethral gland. Secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium, and certain enzymes. अब ये तीनों से जो तुम्हारा सिक्रीशन निकलेगा, किससे किससे, सेमिनल वेसिकल से, प्रोस्टेट से, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से। ये इसके सिक्रीशन को बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा। ये क्या होगा, तुम्हारा फ्रक्टोज में रिच होगा, और कैल्शियम, और बहुत सारे एंजाइम भी तुम्हारा ये करेंगे, एंजाइम भी रहे। एंजाइम बोलेंगे जैसे देखो, जैसे तुमने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया तो तुम्हारे पेट में जाके वो खाना पचा। ठीक, तो उसको पचाने के लिए जो एंजाइम है, जो तुम्हारा लिक्विड सिक्रीट हुआ तुम्हारे पेट में, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एंजाइम। जैसे तुम्हारे आँख से आंसू निकला, ठीक है, तो वो एक तरह का तुम्हारा एंजाइम है। वो आँख से आंसू के जैसे मान लो तुम्हारे आँख में कीड़ा गया, आँख में कीड़ा गया तो आँख में कुछ घुस नहीं जाए, वो कीड़ा जो आएगा, वो कीड़ा खुद अकेले तो नहीं आएगा, उस कीड़े के साथ बहुत तरह के बैक्टीरिया भी आएंगे उसके हाथ पैर में लगे हुए। ठीक है, तो उन सब से अपने बॉडी को बचाने के लिए कुछ बॉडी अपना डिफेंस में कुछ सिक्रीट करता है। ठीक है, वो उसको हम लोग एंजाइम बोलेंगे। तो इसका अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल, मतलब अलग अलग तरह से इसका यूज़ होता है। ठीक है, जैसे तुमने डाइजेशन में देखा, ठीक है, डाइजेशन में भी तुम्हारा जो सिक्रीशन होगा उसको भी एंजाइम बोलेंगे, वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होगा। ठीक है, और फिर डिफेंस के लिए जो मैंने तुम्हें बताया, जैसे म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, म्यूकस भी एक तरह का क्या बोलेंगे, सिक्रीशन है डिफेंस के लिए। लेकिन म्यूकस क्या करता है कि वो बैक्टीरिया और जितने भी पार्टिकल हैं उसको एक जगह स्टॉप कर देता है, उससे मूवमेंट तुम्हारा नहीं हो सकता है। और जो इम्यून सेल हैं वो क्या करेंगे, वो आकर के उसको मार डालेंगे या फिर उसको शरीर से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो एंजाइम आपने समझ लिया। कैल्शियम आप जानते हो ये मिनरल है, एक एलिमेंट है। ठीक, सेमिनल प्लाज्मा अभी मैंने बात किया कि सेमिनल प्लाज्मा बोलेंगे ये तीनों ग्लैंड के सिक्रीशन को। और सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो पेनिस के लुब्रिकेशन के लिए, ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से भी लिक्विड निकलता है। और फ्रुक्टोज जो है, जैसे ग्लूकोज होता है किसमें, ग्लूकोज तुम्हारे जितने जो तुम चीनी खाते हो, है कि नहीं, तो चीनी का क्या फॉर्म है, चीनी तुम्हारा
ग्लूकोज का एक फॉर्म है कि नहीं। फिर तुम्हारा चावल खाते हो या फिर गेहूँ खाते हो तो उसमें 4 न्यूट्रिएंट जो हम लोग बात किए थे पहले, ठीक है। 4 न्यूट्रिएंट होते हैं क्या क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट्स, फैट्स बोलो, लिपिड्स बोलो, या फिर मिनरल, ठीक है। तो उसमें से ग्लूकोज का ही एक फॉर्म है फ्रुक्टोज, ठीक है। फ्रूट्स में तुम्हारा फ्रुक्टोज ज़्यादा मिलता है, इसलिए ये नाम है तुम्हारा फ्रुक्टोज, ठीक। और कैल्शियम यूज होगा और एंजाइम रहता है, और उसी सिक्रीशन से बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है उससे क्या होता है, पेनिस का लुब्रिकेशन होता है, ठीक है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही था। अब अगले पार्ट में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं। हाँ, रिवीजन के लिए हम लोग इसको देखते हैं। 4 ग्लैंड हम लोगों ने बात किया, ठीक है। टेस्टिस, एक पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एक पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल और एक प्रोस्टेट, ठीक है। ये चारों ग्लैंड से मेन टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल से सेमिनल प्लाज्मा निकलेगा, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा में ही वो स्पर्म तैरता हुआ बाहर निकलेगा, ठीक है। और सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या रहेगा, फ्रुक्टोज रहेगा, एंजाइम्स रहेंगे, कैल्शियम रहेगा। फ्रुक्टोज क्यों, वो स्पर्म का फूड है, ठीक है। और एंजाइम्स क्यों होता है ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। हम लोग मिलते हैं।